हेलो, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट हिंदी में। छोटे बदलाव असाधारण परिणाम। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। ये हो गया कवर पेज, ये आगे की डिटेल्स हो गई, ये आ गया इंडेक्स या अनुक्रमांक, ये सब लिखा हुआ है अनुक्रमांक। सबसे पहले हम बुनियादी बातें, छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं, ये पढ़ेंगे। इसमें तीन सब टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक है। छोटे छोटे पहला टॉपिक है छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। दूसरा है आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है और इसका विपरीत भी। तीसरा है 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें। फिर हम इसी में कुछ नियम बताए गए हैं, उसमें से पहले नियम को हम और डिटेल में समझेंगे। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। इसमें आएगा वह व्यक्ति, पहला मतलब चौथा पॉइंट यहाँ से देख रहे तो वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था। पांचवा है नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। सिक्स्थ है प्रेरणा को जरूरत से ज़्यादा महत्व जबकि परिवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण। सातवां है आत्मनियंत्रण का रहस्य। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। आठवां है किसी आदत को अति अति आकर्षक कैसे बनाएं। नाइन्थ है आपकी आदतें डालने में परिवार और मित्रों की भूमिका। 10वां है अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें, मतलब अपनी बुरी आदतों के कारण को खोजें और दूर करें। तीसरा नियम में पढ़ेंगे, इसे आसान बनाएं। जो हम नई आदतें सीखना चाहते हैं उसे आसान बनाना है। 11वां धीमे चले लेकिन पीछे की तरफ नहीं। 12वां न्यूनतम प्रयास का नियम। 13वां टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। 14 अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रदक इसे संतोषप्रद बनाएं। मतलब जो हम चीज़ का आदतें बनाए हैं उसे मतलब रिवॉर्ड टाइप का, आखिर में रिवॉर्ड देना कि वो चीज़ कर लिए तो हमको अच्छा भी लगना चाहिए वैसा। 15वां व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम। 16वां हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें। 17 साझेदार के प्रति जवाबदेही हर चीज़ को बदल सकती है। उन्नत रणनीतियाँ अच्छे से बेहतरीन तक कैसे पहुँचें। 18 प्रतिभा का सच, जीन्स कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं होते। 19वां गोल्डीलॉक का नियम, जीवन और कामकाज में कैसे प्रेरित बने रहें। 20वां अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। निष्कर्ष, स्थायी परिणामों का रहस्य। परिशिष्ट मतलब ये किताब जब खत्म हो गई तो आगे हम क्या पढ़ सकते हैं, ये इसके बाद क्या पढ़ें। 4 नियमों के छोटे सबक। यहाँ पे हम 4 नियम जो आ, इस किताब से हम पढ़ेंगे उसके सबक, ऐसा करके एक किताब का नाम है। इन विचारों को व्यवसाय में कैसे लागू करें। एक और, अरे ये किताब नहीं है, यहीं पे कहीं लिखा हुआ है। इन विचारों को परवरिश में कैसे लागू करें। आभार। किताबें होंगी तो पता नहीं है मेरे को, ठीक है, होगी तो आगे मैं भी पढ़ लूँगा। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, कल बने रहना मेरे साथ। चलो आज से ही शुरू कर देते। एक पेज तो है परिचय, मेरी कहानी। सबसे पहले हम परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाई स्कूल में मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट तेजी से पड़ा। हुआ यह था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। यह उड़कर मेरी तरफ आया, ठीक मेरी आंखों के बीच टकराया।
मुझे प्रहार के पल की कोई स्मृति नहीं है। मतलब जब उसको बैट लगी तो उसको याद नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे से टकराया कि इसने मेरी नाक को यूं आकार में बदलकर विकृत कर दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नर्म ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। तुरंत ही मेरे दिमाग में सूजन की लहर दौड़ गई। एक ही पल में मेरी नाक टूट गई थी। मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक फ्रैक्चर हो गए थे और मेरी आंखों के खांचे भी अस्तर अस्त व्यस्त हो गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों पर लाल धब्बे दिखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वह शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे में था और चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है। मेरे टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और हम पैदल ही नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगे, जो काफ़ी दूर था। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और स्कूल के अंदर। बहुत से हाथ मेरे बगल वाले हिस्से को सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रखने में मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा साल चल रहा है? मैंने जवाब दिया, 1998, मतलब कि 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? दूसरा सवाल पूछी नर्स ने। मैंने कहा, बिल बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। अच्छा, इसने ये जवाब दिया, पर इसका जवाब ये था सही वाला, ये गलत दिया। तीसरा सवाल पूछे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मतलब तुम्हारी माँ का क्या नाम है? उसने कहा, ओह मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। ये ऐसे कर रहा मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। पैटी, मैंने आखिरकार कहा, और मतलब उसने पैटी नाम लिया, और इस तरह इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन को संभाल नहीं सकता था, इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगी। मुझे थूक निगलने और सांस लेने जैसी बुनियादी काम करने में भी काफ़ी मुश्किल आने लगी। तभी मुझे उस दिन का अखंडन का पहला दौरा पड़ा। अकड़न तभी मुझे उस दिन का अकड़न का पहला दौरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल
इस स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक हौस उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिनसिनाटी के ज़्यादा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। ये आ, अस्पताल का नाम होना चाहिए। मुझे इस स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में दरवाज़ों से बाहर निकाला गया। मुझे मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजे से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार खड़ा था। ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज़ कर रही थी जब एक नर्स मुझे धक्का रही थी, यहाँ होना चाहिए धक्का दे रही थी, और दूसरी नर्स पंप से मुझे सांस दे रही थी। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे जब एक नर्स मुझे ढक हाँ धक्का ही लिखा है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी नर्स मुझे सांस दे रही थी, ठीक है। कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वे भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वे पूरी यात्रा में मेरा हाथ थामे रही। उनकी मम्मी अपने बेटे का हाथ थामी रही, ठीक है। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने और उन्हें यह खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वे उस रात उसकी आठवीं ग्रेड आठवें ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने और उन्हें यह खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरा कि उसकी 8वें ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएंगे। ये पिताजी अब उसके जो घायल था को बोल रहा है कि वो अपनी बेटी के जो एक सेरेमनी थी ना ग्रेजुएशन की, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। मेरे भाई बहनों को परिवार वालों के हवाले किया के बाद वे कार मेरे और माँ के पास सिंसिनाटी हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड से आई और मुझे स्ट्रेचर पर यूनिट के अंदर ले गई। इस समय तक मेरे की सूजन इतनी गंभीर मुझे ट्रॉमा के बले अकड़न के दौरे लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों को सही करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन की स्थिति में नहीं था। एक और के दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा दौरा, डॉक्टरों ने दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। पिता के लिए यह अस्पताल भी नहीं था। पहले भी वे अस्पताल थे। जब मेरी 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था, उस वक्त मैं का था और मेरी केवल अंत सुखद रहा था, क्योंकि 2.5 साल के कीमो उपचार, स्पाइनल टैप्स, बोन मैरो बायोप्सीज। मेरी छोटी बहन आखिरकार स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल के बाहर निकल गई। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता फिर उसी पुरानी जगह पर आना पड़ा था, बस अलग थी।
संतान वही था, ये बच्चा जिसके चेहरे पर बैट लगा था। जब मैं कोमा में चला गया, अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढांढस बांधने के लिए एक पादरी समाज को बुलाया। ये पादरी थे जो उनसे एक दशक पहले शाम थे, जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था। जब दिन रात में बदलाई मशीनें मुझे जीवित रखे हुए थी। मेरे अस्पताल गड्ढे नहीं गद्दे बेचैन थे। एक पले थकान से चूर होकर आ लेते थे। अगले ही चिंता के मारे आंखें खोल लेते थे। स्पेलिंग गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, ये जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक से अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।